इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश मुदगल और मेरे साथ हैं रजनीश। और जब भी हम आते हैं हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि नित्य नई जानकारी आप किसान भाइयों तक हम पहुंचाएं। और आज ये भी बता दें कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा कमलेश। और देखिए, कहते हैं ना कि जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि स्वच्छ वायु हो, स्वच्छ पर्यावरण हो। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो हम वृक्ष हैं, जो वन हैं, वो हमारे खूब घने हो, हरे भरे हो। और उससे जो कहते हैं ना कि अभी कभी कभी असंतुलन भी हो जाता है, कभी गर्मी ज्यादा पड़ती है, कभी बाढ़ आ जाती है, और वो हम देख भी रहे हैं। वो हम देख भी रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि जो 1 से 7 जुलाई तक ये वन महोत्सव बनाया जा रहा है, उसमें हम इन वनों का न केवल महत्व समझे, बल्कि हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि वो भी 1 या 2 वृक्ष जरूर लगाएगा। बिल्कुल, पेड़ बचेंगे तो धरती बचेगी, जीवन बचेगा, कल बचेगा। पेड़ से ही वर्षा होगी, नदी बचेगी, जल बचेगा, जीवन में होगी खुशहाली जब धरती पर पेड़ बचेगा। हम तो यही कहेंगे, पेड़ बचाएं और बेहतर स्वस्थ जीवन जिएं। बिल्कुल सही कहा। और आपने देखिए, किसी दार्शनिक ने कहा था कि जो कुछ हम करते हैं केवल हम उसके लिए ही उत्तरदायी नहीं होते, बल्कि जो कुछ हम नहीं करते हम उसके लिए भी उत्तरदायी होते हैं। कई बार हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो हम पर्यावरण की बात कर लेंगे, लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि हम सब मिलकर अपने अगर पर्यावरण को स्वच्छ रखना है तो जरूर पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं। और अभी वक्त भी सही है कि मानसून ने दस्तक दे दी है, तो ऐसे में अगर हम छोटी सी भी कपोल लगाएंगे ना, तो वो जरूर फलित होगी, हरी भरी होगी, और बाद में बरसों तक हमें फलदार वृक्ष जो फल भी देंगे, छाया भी देगी, ऑक्सीजन भी देगी, और बहुत सारा चीजें हमें मिलेंगी। ये देखो, जब सर्दी या गर्मी, बरसात, कितने भी मौसम हो, जो पेड़ है वो तो अपना काम करेगा ही करेगा जी। और आज जो है, आज का विषय भी हम बताएं अपने श्रोताओं को। आज का हमारा विषय है ज्वार, बाजरा और मिलेट फसलों की बिजाई। और आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुमेर पाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मैडम। और इसके लिए हमारे फोन नंबर हैं, जो हमारे फोन नंबर है वो है, जो दिल्ली से बाहर के जो हमारे श्रोता हैं, किसान भाई बहन हैं, वो 011 STD कोड लगाकर फोन कर सकते हैं। जो हमारा फोन नंबर है वो है 23421081, 23421081, और दूसरा नंबर है 23421083, 23421083, 23421081। तो इन फोन नंबर्स पर आप, जैसा कि विषय बताया है कि ज्वार, बाजरा और मिलेट फसलों की बिजाई, इस विषय पर कोई भी आपकी जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो आप फोन कर हमसे पूछ सकते हैं, तो डॉक्टर साहब उसका सीधा सीधा जवाब देंगे। बिल्कुल। और जब हम बात कर रहे हैं ज्वार, बाजरा की और मिलेट की, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब यही कहेंगे कि जब हम इन फसलों की बात करते हैं, तो जो श्री अन्न की हम बात करते हैं, मिलेट की बात करते हैं, तो उसमें हम कौन कौन से अनाज शामिल करते हैं? जी, मुख्य रूप से हमारे देश में हम बाजरा इसके अंतर्गत आता है जी, और इसके बाद ज्वार है, रागी है, कुटकी है, और कोदो मिलेट है, ब्राउन टॉप मिलेट है, फोक्सटेल मिलेट है जी। तो इस तरह से हमारे 7 से 8 जो मिलेट्स हैं वो फसलें हमारे देश में उगाई जा रही हैं। हालांकि इनका एरिया हमारा 1970 में काफ़ी अच्छा था, लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर एरिया था। अब आजकल इनका एरिया थोड़ा घटा है, 40 मिलियन हेक्टेयर हमारे देश में है। लेकिन अब भी जैसे राजस्थान है और महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उनमें मुख्य रूप से इनकी खेती की जाती है जी। जब हम बार बार कहते हैं कि हमें मोटा अनाज खाना चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए बड़ा ही अच्छा रहता है, हम बोल भी देते हैं, सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, कैसे ये लाभकारी है हम सभी के लिए? जी, एक तो इनको श्री अन्न के साथ साथ पौष्टिक अनाज भी कहते हैं जी, क्योंकि इनमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, कैल्शियम है, तो ये भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके साथ साथ इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होता है जी। यदि हम धान से कंपेयर करेंगे या गेहूं से कंपेयर करेंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। इसका मतलब ये जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए भी उपयुक्त है। यदि हम इन्हें प्रतिदिन अपने भोजन में शामिल करें तो हम डायबिटिक होंगे ही नहीं जी। तो इनकी ये खासियत है।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि आपने बताया कि ये जो हमारे लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं ना, उनसे भी बचाव करता है, और इसीलिए शायद इनको सुपर फूड भी कहा गया है कि मतलब जैसे कि हम जल्दी में अगर कुछ अच्छा पौष्टिक लेना चाहें तो उसमें भी बहुत सारी ये मिलेट्स काम आते हैं। बिल्कुल, हर मिलेट की अपनी एक विशेषता होती है। यदि हम रागी की हम बात करें तो रागी का यदि आपने 100 ग्राम प्रतिदिन खा लिया है तो आपकी जो कैल्शियम की 50% रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी पर डे की, यानी कि लगभग 400 mg कैल्शियम आपको मिल जाएगा यदि आपने 100 ग्राम रागी खा लिया है जी। तो हमें इनसे ही हमारी पूर्ति हो जाती है, हमें कैल्शियम की टैबलेट लेने की जरूरत ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये अकेले लेंगे तब, या अगर मान लीजिए कि हमें रागी की रोटी जो है वो अच्छी नहीं लगती या बच्चे नहीं खाएं तो इसके अंदर हम और किसी अन्न को भी मिला सकते हैं, या केवल रागी की ही रोटी या रागी का ही कोई प्रोडक्ट खाएं हम? वैसे मिलाना यदि हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो नहीं अच्छा है, क्योंकि उनके अलग अलग तासीर, अलग अलग नेचर होती है। और लेकिन हम यदि अकेला खाएं, इनकी दूसरी फॉर्म है, रोटी ना खाएं तो हम लड्डू खाएं, बिस्किट भी अवेलेबल है, हर चीज इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जी। तो हम यदि अकेले खाएं तो वो ज्यादा बेटर है। कमलेश जी का यहाँ पे ये भी कहना था डॉक्टर साहब कि जैसे ना जब इसका आटा मथते हैं तो उसके में बाइंडिंग जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है कंपैरेटिवली अगर हम गेहूं की बात करें, तो इस दिशा में कुछ अनुसंधान हो रहा है ये मिलेट्स में कि वो रोटी थोड़ी सॉफ्ट हो या उस तरह से, ताकि लोग जब आटा गूंदे तो गूंदने में हमें आसानी रहे। हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं मैडम। और एक्चुअली क्या है कि जब हम व्हीट की बात करते हैं उसमें एक प्रोटीन होता है जिसे हम ग्लूटन कहते हैं जी। ग्लूटन से आपका आटा तो अच्छी तरह से आप गूंथ सकते हो, लेकिन वो आपकी आंत में चिपक जाता है। यदि बहुत लंबे समय तक हम गेहूं खाते हैं तो उससे एक सेलिएक डिजीज होती है। सेलिएक डिजीज में जो इससे सफर करता है उसका वेट कम हो जाता है, डाइजेशन उसका खराब रहता है। तो यदि आप मिलेट्स खाएंगे उसमें ग्लूटन नहीं होता, और ग्लूटन नहीं होता तो सेलिएक डिजीज भी नहीं होती जी। इसलिए लगभग हमारे देश में 1% जो पॉपुलेशन है वो सेलिएक डिजीज से ग्रसित है जी। तो जो 1% वो पॉपुलेशन है उसके लिए मिलेट वरदान साबित होगा, वो हमें खाना चाहिए क्योंकि उनमें ग्लूटन नहीं है और ग्लूटन के कारण आटा अच्छी तरह गूंथता है। इसलिए वो एक इनका मिलेट का पॉजिटिव पॉइंट है ग्लूटन ना होना जी, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छे हैं जी। तो हमें हेल्थ अपनी देखनी है और इसीलिए श्री अन्न को आज से ही अपने भोजन में शामिल करना है। और मुझे लगता है कि जैसे मिलेट्स के बारे में काफी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई। तो मिलेट्स में कई बार जो किसानों में, जैसे आपने कहा कि एक वक्त था कि जब हम बहुत अधिक एरिया में ये खेती करते थे, लेकिन धीरे धीरे कम हुई, लेकिन वापस अब इसका प्रचलन बढ़ रहा है। तो किसानों को कितना फायदा होगा अगर वो मिलेट्स लगाएंगे? मतलब अगर लगाते हैं तो उत्पादन से उनको कितनी आमदनी हो सकती है? क्या अच्छी आमदनी कर सकते हैं? जी, एक्चुअली क्या है कि जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स की ये खासियत है कि इसमें एक तो जो कम उपजाऊ भूमि है उसमें हम इनको ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, यदि पानी की समस्या है, आने वाले समय में पानी बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है, तो मिलेट्स ही ऐसी फसलें हैं जो हम कम पानी में उगा सकते हैं। यदि बाजरा है तो बाजरा यदि देखें तो हमारा 90% एरिया जो हमारे देश में है वो वर्षा आधारित है, इरिगेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यदि आप एक मोटा हिसाब में बताता हूँ, यदि आप बाजरे को देखो तो 1 किलोग्राम बाजरा प्रोड्यूस करने के लिए 250 से 300 लीटर पानी की जरूरत होती है। 1 किलोग्राम धान प्रोड्यूस करने के लिए 3 से 4,000 लीटर पानी की जरूरत होती है। तो आप डिफरेंस देखें कितना है। तो पानी की बचत हम कर सकते हैं और अच्छा न्यूट्रिशन हमें मिलेगा और कम उपजाऊ भूमि में हम इसको लगा सकते हैं। यानी कुल मिला के कहना है कि कम संसाधनों के खर्च से हम एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए उन्हें भी ले लेते हैं जी। सुनते हैं उनका क्या प्रश्न है जी। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी राकेश जी, किसान की बात में आपका स्वागत है और अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल विशेषज्ञ से ये है कि हम जैसे शिमला में रहते हैं तो यहाँ जो मोटे अनाज की अगर हम खेती करना चाहे तो यहाँ कौन सी जो है सिर अन्न पैदा हो सकता है? जी, शिमला से बोल रहे हैं। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और शिमला में मुझे ये प्रतीत होता है कि वहाँ पे फिंगर मिलेट या रागी की खेती बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है, क्योंकि शिमला जैसी ही कंडीशन अल्मोड़ा में भी है और अल्मोड़ा में
फिंगर मिलेट बहुत अच्छी तरीके से होता है, और बानियार्ड मिलेट या जिसको सांवा कहते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो ये 2 फसलें आप वहाँ पे लगा के देख सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उन्हें भी ले लेते हैं। हेलो, किसान की बात में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी, धर्मवीर गांधी, दिल्ली से। नमस्कार। मेरे 2 सवाल है। क्या ये बाजरा गर्मी में खा सकते हैं, क्योंकि बाजरा काफी गर्म होता है? और दूसरा सवाल ये है कि हम जो श्री अन्न जो खाते हैं तो हम सिर्फ 2 ही समय खा पाते हैं, नवरात्रों में ही ये मिल पाता है। इसकी उत्पादन जो मार्केट में आता नहीं है, और आता भी तो है उसकी अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं होती, कहते हैं कई बार उसका पेट खराब हो जाता है। तो उसकी पहचान कैसी करी जाए, क्योंकि दुकानदार तो वो तो बेचना ही होता है। इसके बारे में थोड़ा हमारा ज्ञान होता है। जी, पहला सवाल आपका बाजरे का है, और जनरली बाजरे में हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी जो ठंड के महीने हैं उनमें खाते हैं। लेकिन यदि राजस्थान में देखें जहाँ पे मुख्य फसल बाजरा ही है, तो वो 12 महीने बाजरे को खाते हैं। जैसे वो एक रबड़ी बनाते हैं, यदि रबड़ी आपने बनाई तो उसको मतलब राजस्थान के लोग गर्मी में भी खाते हैं, जून और मई में भी खा लेते हैं। तो जब आप बनाने का तरीका है तो उसका तासीर बदल जाता है जी। तो आप उसको खा सकते हैं गर्मी में भी, लेकिन राबड़ी की फॉर्म में। तो एक तो ये है बाजरे के लिए। दूसरा आपने बताया है कि अच्छे अनाज की पहचान कैसे करें, क्योंकि वो कहते हैं उपवास के दिनों में मिलता है तो कई बार क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। समा का जो चावल होता है उसकी है ना, तो किस तरह से पहचान हो कि ये सही क्वालिटी का है? हाँ, एक्चुअली क्वालिटी जनरली अच्छी ही होती है इनकी। ये जो क्वालिटी गड़बड़ तब होती है जब आप इसका आटा बनाते हैं, क्योंकि आटा बनाने के बाद उसमें रेंसिडिटी आती है। यदि ग्रेन है तो ग्रेन की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कुल मिला के ये कहा जाता है कि वो ग्रेन खरीदें और फिर खुद अपने सामने पिसवाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। अब यदि हम रागी की बात करें, यदि आप 8-10 साल भी उसको रखे रहोगे उसमें कोई कीड़ा नहीं लगता जी जी जी। आप इतनी इनकी मिलेट्स की जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो बहुत लंबी है मुकाबले दूसरी जो फसलें हैं उनके मुकाबले। ये तो एक और भी अच्छी बात हम लोगों को पता चली है। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। बहुत सारे कॉलर्स के हमारे पास फोन आ रहे हैं, आइए उन्हें भी ले लेते हैं जी। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, किसान की बात में आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सुखाड़ी आसाम से। आसाम में हो सकता है ये? आसाम में हो सकता है ये। हाँ, आसाम में एक्चुअली हमने बाजरे का भी सीड दिया था आसाम में, तो बाजरा भी हो सकता है और आपका फिंगर मिलेट भी हो सकता है, प्रोसो मिलेट भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं वहाँ पे भी जी। ये तो बहुत ही अच्छी और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं को मिल रही है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।
तो आपका किसान की बात में पुनः स्वागत है और आज का विषय है ज्वार, बाजरा और मिलेट फसलों की बिजाई। और हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर सुमीर पाल सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार कॉल्स आ रही हैं, तो आइए कॉलर को ही पहले हम ले लेते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। किसान की बात में आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर सुमेर पाल सिंह है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम राजस्थान के निवासी है। मेरा नाम तो श्रवण कुमार है। मैं इंडियन कोऑपरेटिव ऑपरेटर था, पहले भारत सरकार का, भी प्राइवेट कोऑपरेटिव, पहले सरकारी था। तो मैं कुछ इनकी मदद कर देता हूँ। वैसे जैसे भी है, अब ये तो चोरी की बात है कि हमने करी बात। हाँ, तो इसलिए हम किसान। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, अभी नरमे में जो फूल गुड़ियाँ लग रही है राजस्थान में, अब पानी की थोड़ी सी कमी है, पानी सिंचाई पानी नहीं है, बारिश का मौसम है, तो इसमें विकास वृद्धि कम है जी। कपास फूल गुड़ियाँ है लेकिन विकास। लेकिन हम तो आज बात कर रहे हैं ज्वार, बाजरा और मिलेट फसलों की बिजाई। ये तो कर रहे हो आप। इससे संबंधित कोई सवाल? इससे संबंधित कोई सवाल है तो पूछे। इसमें हम अब बाजरा बीज सकते हैं? ये बता दीजिए। जी, अब बाजरा बीजने का एकदम बहुत अच्छा समय है। जून का जो अंतिम सप्ताह है और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। और अपने एरिया के अनुसार, यदि आपकी कम वर्षा वाला क्षेत्र है तो उसके लिए अलग किस्में हैं, यदि आपका अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो उसके लिए अलग किस्में हैं। तो उन किस्मों का आप चुनाव करके और सीड खरीद के अब इसकी बिजाई कर सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी एक सवाल पहले आया कि इस समय क्या चल रहा है कि बुआई कैसे की जा सकती है, जैसे ज्वार, बाजरा वगैरह की, तो क्या समय है, क्या समसामयिक कार्य इस वक्त हम कर सकते हैं मिलेट्स में? जी, बिजाई का अब सबसे उत्तम समय है और मैं उम्मीद करता हूं कि किसान भाइयों ने अपना सीड वगैरह भी खरीद लिया होगा। और यदि हम देखें तो हमने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अपनी बाजरे की सोइंग कर भी दी है। 27 जून को हमने किया है और अंकुरण भी आ गया है। तो अभी बुआई कर सकते हैं। और जितने भी मिलेट्स हैं आपका, या ज्वार है, बाजरा है, रागी है और फॉक्सटेल मिलेट है, लिटिल मिलेट है, आपका कोदो मिलेट है, सभी का जो बुआई का समय है वो खरीफ में ही है। तो खरीफ में भी जून का जो अंतिम सप्ताह है और जुलाई का जो प्रथम सप्ताह है, इसकी बुआई का अति उत्तम समय है। तो ये पूरे भारतवर्ष में श्री अन्न की जो है बिजाई इस समय चल रही है डॉक्टर साहब? जी, यदि हम मुख्य रूप से देखें तो यदि हम बाजरे की बात करते हैं तो लगभग हमारी 7 राज्य नॉर्थ इंडिया में है जी, जिसमें राजस्थान में 50% एरिया हमारा बाजरे का है। राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, पंजाब है। तो 7 राज्य ये हमारे नॉर्थ इंडिया के हैं और 5 राज्य हमारे साउथ इंडिया के हैं, जिसमें सेंट्रल इंडिया में महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है। तो साउथ में हमारे ये 5 राज्य हैं। तो लगभग 12 राज्यों में इनकी खेती बहुत अच्छी तरीके से होती है। यदि हम फिंगर मिलेट की बात करें तो लगभग हमारे देश में 60% एरिया वो कर्नाटक में है। तो कर्नाटक की मुख्य फसल फिंगर मिलेट है, रागी जिसको हम बोलते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अब आपने कहा कि बुआई का सही समय है जुलाई के पहले सप्ताह तक, तो इसमें बीजों का चुनाव किस तरह से करें, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो अभी भी लगाना चाह रहे हैं मिलेट्स को? बीज का सबसे अच्छा एक ये है कि उसको रिलायबल सोर्स से लें। मान लिया हमारी पूसा संस्थान की किस्में हैं तो आप पूसा संस्थान से उनको लीजिए। यदि किसी स्टेट की किस्में हैं तो वहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप लीजिए। नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, आप वहाँ से सीड लीजिए। जिसकी सीड की प्रमाणिकता हो, शुद्ध हो वो आनुवांशिक रूप से, और उसकी गुणवत्ता, अंकुरण क्षमता वो सब अच्छी हो, तो सीड को लेने में ये मुख्य ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर हमने कहीं प्रमाणिक जगह से बीज ले लिया, उसके बाद किसान भाइयों को और बहनों को अपने स्तर पर भी कुछ उसे संशोधित करना होगा या सीधे उसकी बुवाई कर सकते हैं? मैं क्या सलाह देंगे आप? जी, मुख्यतः जो अब आजकल किस्में आ रही हैं वो ज्यादातर किस्में विभिन्न रोगों के लिए अवरोधी हैं, रेसिस्टेंट हैं। और हर वैज्ञानिक ये प्रयास करता है कि वो रेसिस्टेंट हो, इंसेक्ट के लिए भी, रोगों के लिए भी। लेकिन फिर भी कुछ यदि रोग आ जाते हैं, यदि जैसे हम बाजरे की बात करते हैं, बाजरे में डाउनी मिल्ड्यू एक मुख्य डिजीज है, मुख्य बीमारी है, तो उसमें आप एक मेटालेक्साइल एक केमिकल आता है
यदि 6 ग्राम उसकी 1 किलोग्राम सीड में मिला के ट्रीटमेंट कर दोगे तो उसको काफी हद तक रोका जा सकता है। इवन सिंपल सीड ट्रीटमेंट भी यदि हम बेविस्टिन या थायरम से 2 ग्राम दवाई 1 किलो बीज लेके हम ट्रीटमेंट करके बोएं तो काफी रोगों से किसान भाई छुटकारा पा सकते हैं। यानी बीज उपचारित करके अगर हम लगाएंगे तो ये बीमारियां हमारे पौधों से बिल्कुल दूर रहेंगी, हमारे खेतों में बीमारियां आएंगी बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि बीज किस तरह के होने चाहिए, तो इस बीज में जैसे अब अगर ज्वार बाजरा है उसकी बात करें तो किस्मों का किस तरह से चयन करें, कौन सी पॉपुलर किस्में हैं जो लगानी चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, यदि हम जैसे बाजरे की यदि हम बात करते हैं तो उसमें कुछ संकर किस्में हैं और कुछ संकुल किस्में होती हैं, और ये वर्षा के आधार पर जैसे मान लिया एनुअल रेनफॉल 400 मिलीमीटर से कम है कुछ एरिया में तो उनके लिए अलग किस्में हैं, जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 400 मिलीमीटर से अधिक है तो उनके लिए अलग किस्में हैं। जी। तो यदि हम 400 मिलीमीटर से कम एरिया वाले के लिए कोई किस्में ढूंढ रहे हैं, A1 जोन हम उसको बोलते हैं, और ये A1 जोन राजस्थान, गुजरात और हरियाणा का एरिया है, तो उसके लिए जैसे अर्ली ग्रुप की वैरायटी HHB 67 इम्प्रूव्ड है वो उसके लिए है, और हमारी पूसा की एक पूसा कंपोजिट 443 है जो सूखे वाले एरिया हैं, ये उसके लिए है। और यदि हम ज्वार की बात करें तो ज्वार में संकर किस्में भी हैं और शुद्ध वंश क्रम वाली किस्में भी हैं। तो संकर किस्में जनरली उनकी उपज अधिक होती है, इसलिए फार्मर्स को मैं ये बताऊंगा कि उनको संकर किस्में लगानी चाहिए, और उसमें CSH 41 है जो अब नई एक किस्म आई है ज्वार की, तो वो लगाई जा सकती है। फिंगर मिलेट की है, फिंगर मिलेट या रागी जिसकी GPU 28 है, और CFMV1 है जिसमें हाई आयरन, जिंक और कैल्शियम भी है। तो इस तरह से अलग अलग किस्में हैं, वो किसान भाई लगा सकते हैं। जी। और इसी बीच एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। नमस्कार, किसान की बात में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम शांतिलाल है जी, जिरागढ़ यूपी से बोल रहे हैं जी। सवाल। बाजरा जो गेहूं में मिला के खाते हैं तो उससे कोई नुकसान होता है क्या? नहीं, बाजरे को आप गेहूं में मिला के खा सकते हैं, नुकसान उससे कुछ नहीं होगा। बस प्रॉब्लम ये है कि जो बाजरे का आटा है वो आप बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते। यदि आप उसको ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन रख सकते हैं, जबकि व्हीट के आटे को आप लंबे समय तक भी रख सकते हैं। यदि दोनों को साथ रखोगे तो फिर आपको 10-15 दिन में ही खाना पड़ेगा। यदि आप गेहूं की तरह उसको 1 महीना रखोगे तो उसमें रेंसिडिटी हो जाती है, तो उसका ये एक कुप्रभाव होता है। यानी फिर बाजरे का आटा घर में जो है वो कम से कम लेकर आए जो 1 हफ्ते में ही खत्म हो जाए। जी। और कॉलर जुड़ रहे हैं, आइए उन्हें भी ले लेते हैं। हेलो, किसान की बात में स्वागत है। आपका नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए, सवाल पूछिए। सर, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ जी, मेरा नाम सुनील है। जी सुनील जी, पूछिए। जी, मैं कह रहा था सर, ये जो बाजरे का खेती करते हैं तो सर ये बाजार का खाद सही रहेगा कि गाय का गोबर डालने से सही रहेगा? देखिए, बाजरे में मैं तो ये कहूँगा कि दोनों आप डाल सकते हैं। जैसे हम रिकमेंड करते हैं बाजरे में या मिलेट्स में प्रति हेक्टेयर 5 से 7 टन गोबर की खाद या FIM हम रिकमेंड करते हैं। और मिलेट्स में वैसे जो केमिकल खाद है उनकी जरूरत कम ही होती है। यदि आप देखेंगे स्मॉल मिलेट्स में तो लगभग 40 किलो नाइट्रोजन है और 20 किलो फास्फोरस है जी। तो बहुत कम मात्रा यूज करते हैं, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, आप चलते चलते क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो भी किसान भाई बहन इस मिलेट्स को बुआई करना चाहते हैं तो इस समय क्या क्या उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखें?
जी, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इसका समय बहुत अच्छा चल रहा है बुआई का, तो किसान भाई इसको बुआई करें। और मैं जब विभिन्न क्षेत्र देखता हूं तो ज्यादातर हमारे किसान भाई इसको छिटकमा विधि से मिलेट्स की खेती करते हैं। तो मेरा सुझाव एक ये है कि उनको लाइन में लगानी चाहिए, और लाइन में लगाने से उनको अच्छा वो मिलेगा, उपज अच्छी मिलेगी, और लाइन की उसमें सोइंग करने से उनको अच्छा उत्पादन होगा। तो मेरी मुख्य चीज यही है, और अपने खाने में सभी मिलेट्स को शामिल करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे और कमलेश को अनुमति दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।